दो टूक की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने तेहरान से लेकर मॉस्को तक में खलबली मचा दी। ट्रंप का साफ कहना है कि इस युद्ध के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है, यानी सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन और विनाश की चेतावनी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ दिया है। नेतन्याहू ने सीधे IRGC के जवानों को ऑफर दिया है कि सरेंडर करो तो जान बख्श दी जाएगी। क्या ये ईरान की सेना में बगावत करवाने की कोई बड़ी रणनीति है? लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ ये धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरान के पलटवार। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा, तैयार बैठा है, मिसाइलें आसमान चीर रही। तेहरान का दावा कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। तो क्या वाकई युद्ध अपने निर्णायक दौर में है? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान का वजूद मिटा देंगे या ईरान का ये पलटवार किसी बड़े विश्व युद्ध की आहट है? दो टूक में करेंगे चर्चा। उससे पहले ये बड़े सवाल। ट्रंप ने दी धमकी, ईरान का बदलेंगे नक्शा। सरेंडर या विनाश की तैयारी, भारी पड़ेगी इजरायली होशियारी। शांति या महायुद्ध का आगाज, बदलेगा मिडिल ईस्ट का मिजाज। धमकियों की बौछार, मिटेगा ईरान का वजूद इस बार। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कर्नल रिटायर्ड राजवीर शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड अरविंद सिंह ओबराय, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। कर्नल शर्मा जी, ट्रंप ने एक और बड़ी धमकी कहे, चेतावनी कहे कि ईरान का नक्शा बदल देंगे। आखिर क्या कुछ रणनीति है? ये बातें केवल यूं ही कही जा रही है या कुछ है अमेरिका के पास जो करने के लिए तैयार बैठा है अमेरिका ईरान के लिए? जय हिंद टू यू एंड जय हिंद टू द माय पैनलिस्ट, अदर पैनलिस्ट। जय हिंद सर। मैं ऐसा सोचता हूं, ये एक ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप सिर्फ डरा के आप किसी को चुप कराएं या उसको नीचे या उसको टेबल पे ले आएं, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये तो आर पार से आगे की लड़ाई है। हो सकता है इसमें ईरान की बर्बादी काफी ज्यादा हो जाए, लेकिन उतना ही वो अमेरिका को भी बर्बाद करेंगे और जो उनके साथी हैं उनको भी करेंगे। ये ऐसे तो कोई भी किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, ये कोई मायने नहीं रखती है। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का बहुत अच्छा जखीरा है और ईरान इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से ग्राउंड फोर्सेस को अगर एंटर कर दे अमेरिका, फिर देखो क्या खेल होता है। ये ऐसी बातों के कोई मायने नहीं रखते। और अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले हर रोज 2-3 बातें चल रही हैं कि इंडिया का गैस रुक जाएगा, तेल रुक जाएगा। मैं पूरे देश को एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान गल्फ कंट्रीज के अलावा कम से कम और 25 देश हैं जिनसे हम गैस भी ले रहे हैं और जिनसे हम पेट्रोलियम ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं। रिफाइनिंग की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी रिफाइनरी काम कर रही है। लेकिन हो सकता है कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ जाए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास 70 से 80 दिन का रिजर्व है। हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। गैस क्रूड ऑयल से थोड़ी कम है, लेकिन वो हम मैनेज करेंगे। बहुत सारे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ब्राजील है, कैमरून है, ट्रिनिडाद टोबैगो, बहुत सारे तमाम देश हैं। हम मैनेज करेंगे। हमारी सरकारें, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। रही बात राशन की स्टॉकिंग की, जिस ढंग से युद्ध चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ईरान 6 महीने के राशन स्टॉकिंग लेके बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत समय से चल रही थी। और युद्ध दो ही चीजों पे चलता है। सबसे पहला आपके हथियार और आपके हथियार के पीछे का जो मैन है, जो हैंडलिंग द वेपन, अगर उनका मनोबल ऊंचा है, हथियार आपके पास हैं, रिजर्व राशन है, युद्ध बहुत आगे तक चलता है। और ईरान बहुत मजबूत देश है और उसका जो अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आपकी जो ताकत है, आपके जो लड़ाके हैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर हम एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमें तबाह होना हमारा निश्चित है। लेकिन ये दुश्मन को भी तबाह करेंगे। ट्रंप साहब को इतनी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। ठीक है कर्नल ओबराय जी, एक सवाल देखिए नेतन्याहू को लेकर भी है। इजरायली पीएम, उनका भी कहना है कि सरेंडर करो, हम जवानों को कुछ नहीं करेंगे। उधर से भी यही बातें कही जा रही है, उधर कहा जा रहा है कि नक्शा बदल देंगे। सबसे पहले तमाम दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है नक्शा बदलने का,
इसमें जो है कोशिश जारी है, ट्रंप की भी और इजराइल की भी। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो यूएस आर्मी तो अपने सोल्जर्स भेजेगा नहीं वहां पर। इजराइल ने जो है रिजर्विस्ट को रिकॉल कर लिया है, लेकिन वो भी जो है खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो कर क्या रहे हैं कि जो ईरान के नॉर्थ वेस्ट में कुर्द हैं, वो कुर्द जो है उनका काफी एरिया है वहां पर, जो है तकरीबन 15% एरिया उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, और वो टर्की से लेके और ईरान के नॉर्थ वेस्ट में है। तो उनको जो है जो पहले से ट्रंप उनके कांटेक्ट में था, पहले भी था, इराक युद्ध में भी था, तो उनको जो है अभी फिर से उन्होंने कांटेक्ट किया है और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो है हमला कीजिए ईरान आर्मी के ऊपर। दूसरा है उनके नॉर्थ में अज़ेरीज लोग हैं, वो भी जो है आना चाहते हैं। इसके अलावा साउथ में जो है बलूचिस्तान वाले भी जो है मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे जो है वो अंदर जो है आ सकते हैं। तो चारों तरफों से जो है अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है, नक्शा चेंज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कितने हद तक वो कामयाब होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ईरान के अंदर जो बेसिक टुकड़े हैं कई जो हैं, वो आपस में उनका मेल जोल नहीं है। उनके जैसे मैंने बताया, कुर्द का अलग है, अज़ेरीज का अलग है, बलोचिस का अलग है। तो वो सब आपस में जो है उनको खमेनी ने तो रोक के रखा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। और खमेनी की टैक्टिक्स भी यही थी कि मेरे जाने के बाद जो है आप लोग जो है डिसेंट्रलाइज कमांड हो जाएगा IRGC का। तो IRGC का जो डिसेंट्रलाइज कमांड हो गया है, तो आपने देखा होगा कि कभी ईरान का प्रेसिडेंट ने कल बोला कि हम जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो है अटैक नहीं करेंगे कि अगर आप मदद नहीं करोगे अमेरिका की तो। लेकिन फिर भी जो है वहां पर हमले हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कुवैत के एयरपोर्ट पे जो है अपना ऑयल डिपो उड़ा दिया। ऐसे ही दुबई में भी जो है मेरीना टावर के पास जो है आग लगी। तो ये सारा कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये लग रहा है कि मेरे को IRGC को क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया था उन्होंने बोला था कि आप पूरे 31 प्रोविंसेस में बढ़ जाओ और अपने अपने ढंग से जो है सीखे हुए तरीके से काम करो। तो वो चीज जो है अभी ईरान की गवर्नमेंट से मेरे को लगता है IRGC का तालमेल नहीं बन पा रहा है और वो जो है अटैक करते रहेंगे। एक सवाल कर्नल शर्मा जी आपसे है, जिस उम्मीद के साथ इस युद्ध में कूदा अमेरिका, कहते हैं कि अमेरिका के पास यानी कि सुपर पावर तो है ही, अत्याधुनिक हथियार है, किसी भी देश को घुटने पे लाने में उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि होंगे आप सुपर पावर, देखिए हम क्या है। सवाल इस बात को लेकर है कि वो अत्याधुनिक हथियार नहीं है। एक तरीके से क्या अगर तुलना करें हम US से, इजराइल से, बावजूद इसके जो कोशिश थी वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है इजराइल या अमेरिका की? इसमें सबसे पहले तो उसने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान के पास इतना बड़ा हथियारों का जखीरा है। एक सबसे बड़ी। दूसरी चीज, जो फरवरी के महीने में एक्साइज चली थी जिसमें चीन और रशिया ने भी हिस्सा लिया था, उसमें ये जो दोनों मित्र हैं यकीनन उन्होंने जो उनकी मदद करनी चाहिए थी तकरीबन वो मदद की हुई है, हर तरह से मदद की हुई है। दूसरा, ट्रंप साहब को बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि वेनेजुएला में जैसे उसने किया है ऐसा वो यहां भी कर लेगा। दोनों देशों की लड़ने की क्षमता का ये फर्क रह गया है। अगली बात ये थी कि ट्रंप साहब को ये अंदाजा नहीं था और सही मायने में अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस युद्ध से एग्जिट कैसे करूंगा जी। जैसे हमारी हिंदुस्तान की फौज ने जब ऑपरेशन सिंदूर चला है, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो चाहते थे वो किया और हमने एग्जिट कर लिया। अदरवाइज एक समय के बाद जब युद्ध में बर्बादी शुरू होती है तो जो जनता, जो सिविलियन मैन पावर है, जिनका कोई युद्ध से मतलब नहीं, लेना देना नहीं है, फिर उनका नुकसान शुरू हो जाता है, जैसे अभी गल्फ कंट्रीज में भी हो रहा है। तो ये एग्जिट का उसको अंदाजा ही नहीं था। उसको लग रहा था कि शायद 2 दिन पे ईरान घुटने पे आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। फिर वो 4 दिन से 4 हफ्ते पे की बात करने लग गए और ये बहुत ज्यादा चलेगा, ये
एक दो महीने चल जाए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अभी इतना आसान नहीं, रास्ता आसान नहीं है, बर्बादी तय है। बर्बादी में कोई शक नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जहां इतना आसमान में इतनी मिसाइलें चल रही हैं, होगा। दूसरी ये है कि ट्रम्प साहब को जो फाइनेंशियल लॉसेस इस वॉर के बाद आएंगे, ईरान जो है वो जिन हथियारों का यूज कर रहा है, वो अमेरिका से कई की इस तरह के ड्रोन है जो शायद उनकी उनकी मिसाइल या इंटरसेप्टर से 50 और 100 गुना कम कीमत के हैं। तो जो आघात पहुंच रहा है वो बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, और फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नीचे आ जाएगी इस युद्ध के बाद, शायद नक्शा किसका बदल सकता है इसमें हम कह नहीं सकते। तो बहुत सारी जनता अमेरिका में भी ट्रम्प साहब के साथ नहीं है। वहां भी कुछ ऐसे उनके राज्य हैं जो उनसे विद्रोह पहले भी कर बैठे हैं, न्यूज में भी रहे हैं। लेकिन ईरान का नुकसान होगा, बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात जो बलूच लड़ाकों की, जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने बात की, जी। यकीनन विद्रोह था। उन्होंने जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उन लोगों ने कराची पे जो यूएस का कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, जिसमें तकरीबन शायद एक चीज है कि एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि हम बिना किसी शर्त के सरेंडर करे ईरान, दूसरी तरफ इसराइल एक शर्त ये भी रख रहा है, ये यानी कि ये बता रहा है कि अगर आप लोग शांत हो जाते हैं तो मैं उस आपके जवानों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो ये चीजें जरा हमें विरोधाभासी भी लग रही है कि दोनों तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में जो मिडिल ईस्ट के जो देश है, खाड़ी जो देश है, बाकी जो देश है, वो भी एक तरीके से क्या तमाशा देख रहे हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट के तो जितने भी देश हैं उनका सबका नुकसान हो रहा है। सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी वो बर्बाद हो गई है, बहरीन का नुकसान हुआ है, कतर का नुकसान है, यूएई का नुकसान है। नुकसान चारों तरफ है। और अब जो नुकसान हो रहा है वो इन जितने खाड़ी के देशों में नुकसान हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, चाहे वो रिफाइनरीज हैं, सप्लाई लाइंस हैं, चाहे उनके शिप्स वहां रुक गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक इफेक्ट आ रहा है, ये सब हो रहा है। रही बात इसराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो लेबनान में कमिटेड हैं। लेबनान में उसके वो एक साइड से कमिटेड है। इतनी बड़ी आबादी है नहीं इसराइल का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा नहीं, शायद हमारे दिल्ली के एनसीआर से दोगुना होगा मुश्किल से। तो वो इतने फ्रंट पे ग्राउंड फोर्सेस से नहीं लड़ सकता। और ये कोई भी कह सकता है तुम मुझसे माफी मांग लो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, वो बात नहीं है। अब तो युद्ध लड़ना है, ईरान नहीं हटेगा पीछे, पूरी दुनिया वही समझना चाह रहे हैं कर्नल ओबेरॉय जी। अब तक तो हो रहा था कि नामो निशान मिटा देंगे, नक्शा बदल देंगे, भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी, भूभाग अलग हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत धमकी दी गई। फिर अब कह रहे हैं सरेंडर कर दो, बिना शर्त के सरेंडर कर दो, तमाम धमकियां, हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तो समझ में आ गया यूएस को कि जिससे तो अब कुछ दाल गलनी नहीं है, तो दूसरे टैक्टिक्स अपनाया जाए। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? इतने दिनों के इस युद्ध में जो हुआ है वो सबके सामने है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से ये वॉर, तो हमें नहीं लग रहा कि अब थमने वाला है, किस मोड़ पे पहुंचेगा ये भी देखना सबसे अहम होगा। ये इस समय जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है। अमेरिका को पता है अनकंडीशनल सरेंडर का मतलब ही नहीं हो सकता है वहां पर, जबकि आपने पहले ही दिन जो है खमेनी को जो है एलिमिनेट कर दिया है, टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, तो उससे जो है पूरा कंट्री एक साथ जुट हो जाता है, एकजुट हो जाता है। और वो भी जो लोग नहीं भी थे, फेंस के ऊपर भी थे, वो भी जो है रिजीम के पक्ष में हो जाते हैं जी। तो ये अनकंडीशनल सरेंडर वाली चीज तो मुझे लगता नहीं कि वो ईरान के खून में है। चाहे आईआरजीसी खत्म हो जाए, चाहे उनके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है अगर उन्होंने बनाए हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी जो है ये अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात तो जो है बेबाक लगती है मुझे। इसमें कोई सत्य है नहीं। ये तो ऐसे है जैसे कि जो है अभी लड़ाई तो है, लंबी चलनी है, तो वो जो है अभी इनको पता नहीं चल रहा है कि वो करें क्या इस चीज के लिए। और जहां तक आपका सवाल है कि हम जो है इसको युद्ध को आगे कैसे आते हुए देख सकते हैं, अभी जो है ट्रंप ने जो है कल मीटिंग बिठाई थी कि वो अपने डिफेंस कंट्रैक्टर्स को
जो कि सुनने में आ रहा था कि उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स जो है कम तादाद में हैं, तो उन सबको जो है स्पीड अप करने के लिए बोला गया है। और इस तरीके से जो है दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि आईआरजीसी और ईरान की टॉप लीडरशिप में भी जो है कशमकश चल रही है। वो अभी तक जो है खमेनेई का सक्सेसर अनाउंस नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बना लिया होगा सक्सेसर, इलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी भी आपस में जो है कले चल रही होगी अंदर। तो दोनों तरफ जो है बैटल ऑफ परसेप्शन जो है ये अभी हमें देखना पड़ेगा कब तक चलेगा। लेकिन ये मानने वाली बात है कि लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी। और इसका दूसरा कारण है लंबी चलने का, क्योंकि ईरान के पास जो है ज़्यादातर एरिया पहाड़ और डेजर्ट है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है जितने मर्जी एयर स्ट्राइक्स कर लो, जितने मर्जी मिसाइल दाग लो, एयरक्राफ्ट कर लो, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और क्योंकि जो पहाड़ी इलाके में जो है वहाँ पर रूरल एरियाज में खमेनी का सपोर्ट है। वहाँ पर शहरों में मैं मानता हूँ ट्रंप ने सोचा होगा कि भाई क्योंकि जेनजीज वालों ने जो है प्रोटेस्ट करने शुरू किए थे, तो वो सोच रहे थे कि भाई वो तख्ता पलट करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है देश की अस्मत के ऊपर, तो उस समय जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वो यंग बच्चे भी जो हैं, जो 2000 में पैदा हुए, उनको भी पता है कि अमेरिका के खिलाफ उनकी हेट्रेड ज्यादा है बनिस्बत इसके कि वो खमेनी सरकार के खिलाफ जाते। तो इसलिए युद्ध लंबा चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अल्टीमेटली जो है जिस तरीके से ट्रंप अपने जो है एम बदल रहा है लड़ाई के, आपने देखा कि पिछले 9 दिनों में कैसे हर बार 2 दिन बाद उनका एम बदल जाता है। उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर कुछ और बोलता है, ट्रंप कुछ और बोलता है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ और बोलता है। तो ये सारा कुछ जो है चलता रहेगा। और नुकसान जो है इसमें इस समय जो है बहुत बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी का तो है ही, क्योंकि ये गल्फ कंट्रीज जो है सिर्फ तेल ही बेचना जानते थे, तेल निकाल कर और तेल बेचना जानते थे, और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके लिए जो है हमें आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत की भूमिका अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन क्योंकि हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, और दूसरी तरफ जो ईरान जिनका प्रॉक्सी है रशिया और चाइना, इसमें रशिया के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं, और चाइना जो है अभी तक खुल के नहीं आया है। चाइना ना ऑपरेशन जो जून 25 में हुआ था तब भी नहीं आया था ईरान की मदद के लिए, अभी भी जो है सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया है। नहीं, एक चीज लेकिन ये देखने को मिल रही है कि अब छोटे देश बड़े देशों से भिड़ने के लिए पूरी कोशिश में है, और वो तस्वीर आई है। चाहे इससे पहले भी देखा जाए जिस तरीके से रूस के साथ जो टक्कर है वो देखी जाए, या अभी ईरान जिस तरीके से भिड़ा हुआ है यूएस के कूदने के बावजूद भी, तो ये बिना बैक सपोर्ट के तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन जैसा देश वो भी रूस से टक्कर ले लेता है। तो ये अब समझना चाहिए कि जो वर्ल्ड की स्थिति है, कोई ना कोई किसी न किसी के पीछे खड़ा है। आपने सही फरमाया कि कोई ना कोई पीछे खड़ा है, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि रशिया, चाइना और अमेरिका आमने सामने जो है तीनों पावर सेंटर्स कभी भी नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बात आप लिख के ले लीजिए, जो सामने एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे। जहां तक यूक्रेन की लड़ाई का सवाल है कि वो 5वें साल में आ चुकी है, उनसे जो है अमेरिका को बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी कि उन्होंने कैसे जो है अपने ड्रोन एक्सपर्ट्स बनाए, जो कि जो है कैसे ड्रोन से ही वो जो है मार कर रहे हैं रशिया को। तो अभी जो है आपने सुना होगा कि कल जो है जेलेंस्की ने जो है ऑफर किया है कि हम जो है अपने यंग बच्चे जो कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर में कामयाब हैं, हम उनको आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे जो है डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। कहाँ अमेरिका यूक्रेन को हेल्प करता था इसके लिए, रशिया से लड़ने के लिए, और कहाँ अब जो है जेलेंस्की, क्योंकि वो अब एक तरफ पड़ गया है, तो वो अब हेल्प करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को। तो ये सारा कुछ जो है चेंज होता रहेगा।
लेकिन लड़ाई जो है अभी हमें देखने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। नहीं, इसलिए भी कह रहे हैं ना कर्नल शर्मा जी, क्योंकि देखिए, आपने रूस के साथ तो भिड़ा दिया यूक्रेन को, पीछे से आप भी खड़े हो गए, नहीं हम तो हैं साथ में। आज वही स्थिति भी हमें, जहां तक आप लोग बेहतर बता पाएंगे, कि ईरान भिड़ा हुआ है, उनके पीछे भी है। अब अमेरिका की बारी है कि आपकी स्थिति क्या है, ये पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, एक युद्ध में एक और चीज होती है। आप जो कब्जा या नक्शा बदलने की थोड़ी देर पहले जो एक सवाल आपका आया था, देखिए अमेरिका अपने जगह से उठ के करीब 12-13 हजार किलोमीटर दूर आया है लड़ने के लिए। रूस और यूक्रेन की स्थिति उनका कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहे थे। इन लड़ाइयों में एक बहुत अलग चीज हुई है, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। जमीन पे कब्जा करने के लिए, युद्ध में जीतने के लिए आपको ग्राउंड का कब्जा करना पड़ता है। ग्राउंड पर कब्जा करने के लिए आपको इन्फेंट्री, आर्मर्ड, इन दोनों की जरूरत है। आपको एक तोपखाना साथ साथ मूव करना पड़ता है, जो इस लड़ाई में अभी तक यूज नहीं हुआ है। ये जितना भी कब्जा है, जो सरेंडर है, ये ये जो भी होगा, ये जब तक ग्राउंड फोर्सेस नहीं अंदर घुसेंगी, ये नहीं हो सकता। आप दूर बैठे बैठे बटन दबा रहे हो, नुकसान हो रहा है, बर्बादी हो रही है। और जब वो लड़ाई आएगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अल्टीमेटली यू रिक्वायर ए इन्फेंट्री टू कैप्चर एरिया। जब आप उसको कंपेल कर सकते हैं, वो जब लड़ाई आएगी, तो जो ईरानी लड़ाके हैं वो अमेरिका पे बहुत भारी पड़ेंगे। अमेरिकी सोल्जर्स को इस तरह की लड़ाई इस मौसम में लड़ने की तो आदत ही नहीं है। एक महीना और खिंच गया तो जो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। और रही बात जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा राशंस की, यस, गल्फ कंट्रीज ये एग्रेरियन स्टेट्स नहीं हैं, यहां कुछ नहीं उगाया जाता। ये तो आज से 60-70 साल पहले तो इनके पास था भी कुछ नहीं, लेकिन अचानक तेल निकल गया विदेशी कंपनियों ने। और ये इनको, सही बात है, इनके पास तेल के अलावा, तेल बेचने के अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। इनकी जो रईसी है वो तेल पे चल रही थी, वो चारों तरफ से रुक गया है। खाने के लिए अनाज भी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान जैसे देश, जब जब भी दुनिया में आज किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग सप्लायर्स में हैं। यूक्रेन भी था, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से रुका हुआ है। ब्लैक सी में प्रॉब्लम है, वहां से मूवमेंट्स की दिक्कत है, रशिया को दिक्कत है। अभी इसमें अगर किसी को खाना और दाना चाहिए तो उसमें हिंदुस्तान की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ा है। और ईरान के अलावा जितने गल्फ कंट्रीज हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास, क्योंकि उनके दिमाग में युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं थी, उनका जो स्टॉकिंग है वो इतना लंबा नहीं हो सकता। कितना सही है, मैं कल एक जगह पढ़ रहा था कि दुबई में 10 दिन का राशन है। अगर 1 महीने का भी है तो सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज, सप्लाई कहां से आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उधर से अभी नोबडी इज गोइंग टू शेयर एनी राशंस और वेपन्स अमंग दीज कंट्री। इनके आपस की कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें मिलके मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का जो आने वाले अगले 2 हफ्ते हैं बहुत ही मुश्किल है। वो चीजें सही है, लेकिन इस पर हमें लग रहा है कर्नल ओबेरॉय जी कि जो इस्लामिक कंट्रीज, खाड़ी देशों के बाकी हैं, यूएई हो, इसके अलावा सऊदी है, कतर है, जॉर्डन है, लेबनान, सबको अब मिलकर कहना चाहिए कि अब बस कीजिए, हो गया, कुछ नहीं होने जाना। इससे लोग मारे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप कूटनीतिक तरीके से जो करना है कीजिए, अभी हथियार वाला सिस्टम बंद कीजिए। क्या इसकी भी स्थिति बननी चाहिए? ये आपने सही बोला, ये अभी से स्थिति बनी हुई है। वो तो हर रोज मेरे को लगता है कि ट्रम्प को फोन कर रहे होंगे कि भाई इसको रोका जाए, क्योंकि ये वॉर जो है किसी के हित में नहीं है। और तो और अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में नेटो कंट्रीज भी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि पहले यूके ने मना कर दिया कि मैं अपने बेस नहीं दूंगा, फिर जो है उसने 4 दिन पहले बोला कि अच्छा ठीक है मैं अलाउड कर दूंगा दिगो गार्सिया और फेयरफोर्ड में। और अभी जो है आज जो है अमेरिका ने उनको भी थैंक यू बोल दिया है और उनकी बेइज्जती कर दी है इनके प्राइम मिनिस्टर की। तो ये हाल है। फ्रांस और स्पेन शुरू से नहीं है इस लड़ाई के अंदर, और कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो भी जो है सबक सिखाना चाहते हैं कि ट्रम्प जो है पिछले 6-7 महीनों से जो है जो उनके खिलाफ बातें कर रहा था,
ग्रीनलैंड के बारे में, नेटो के बारे में कि तुम अपना अपना सिक्योरिटी खुद देखो। तो ये अल्टीमेटली तो जो है, जब यूक्रेन को ही अपनी सिक्योरिटी खुद देखनी पड़ रही है तो नेटो को तो ये देखनी ही पड़ेगी अपने आप, और वो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्होंने इंडिया के साथ जो है ट्रेड डील किया है, डिफेंस पैक्ट वगैरह कर रहे हैं। इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज भी जो है ये कर रहे हैं। अभी जो है एक जो चीज है, जैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ किया था डिफेंस पैक्ट, अभी सऊदी अरेबिया ने बोला है कि अब तुम कब आओगे हमारी हेल्प के लिए, जबकि आपने बोला था कि एक दूसरे के कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये समझा जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के पास भी जो है इस समय पेट्रोल के लिए सुना है कि सिर्फ 5 से 6 दिन का ही उनके पास F-oil बचा हुआ है। तो अभी वो अपने ही झगड़ों में ऐसे उलझे हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा अमेरिका को कि ये कैसे निकलेगा। तो इसलिए जो है इस लड़ाई का एंड स्टेट क्या होगा, ये जो है जल्दी से ही डिसाइड करना पड़ेगा अमेरिका को और इजराइल को। इजराइल को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए तो जो है अस्तित्व की लड़ाई है, और ये उनको, मेरे को लगता है कि आखिरी मौका मिला है कि जो एक रीजनल पावर थी ईरान, उसको तहस नहस करने का, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम जो है स्टॉप करने का। अभी तक आपने देखा होगा कि जैसे राजवीर शर्मा जी ने बोला कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अब बूट्स ऑन ग्राउंड लेबनान में जितने मर्जी जा रहे हैं वो लेबनान को आज तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, हिजबुल्लाह को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। इतने दिनों से इजराइल उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है माना जाता है कि लेबनान और इस लड़ाई में जो है तकरीबन 75,000 से ज़्यादा लोग जो है पिछले अक्टूबर 24 से मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनमें जज्बा ऐसा है लड़ने का कि वो जो है इजराइल को जो है सांस नहीं लेने दे रहे। और ये जो प्रॉक्सीज पाल रखे थे ईरान ने, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज, तो ये तो अभी शुरुआत ही हुई है इनकी। तो ये मैं देखना चाहता हूं कि जब ईरान की जब मिसाइलें खत्म हो जाएंगी तो उस समय जो है क्या लड़ाई शुरू होगी। तो उस समय जो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, ये जितने पाल रखे हैं इन्होंने, मिसाइलें तो खत्म होगी कर्नल साहब, कर्नल शर्मा, लेकिन ड्रोन से जो चोट पहुंच रही है यूएस इजराइल को, उसे भी समझना होगा। ठीक है, उन्होंने भी तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, पहले से तैयारी है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई, पता नहीं उसमें कितनी सत्यता वो रही होगी ईरान की, लेकिन बात घूम फिर कर वही आई कि अब इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा। हस्तक्षेप कोई करना नहीं चाह रहा है और परेशानी पूरे मिडिल ईस्ट को है। अब ये बात सही है। पहली बात तो मिसाइल्स, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मिसाइल खत्म होगी। मिसाइल हैं, अभी सबने अपना बेस्ट रिजर्व अभी रखा हुआ है, और आस्ते आस्ते जैसे जैसे युद्ध की प्रोग्रेस होगी वो निकलता जाएगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि मिसाइल खत्म हो गई। रही बात जो प्रोडक्शन है, ये दोनों साइड अपने अपने, जैसे उसने अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को बता दिया है, और थोड़ा थोड़ा अब ये देखिए चेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे ओबराय सर ने बोला कि यूके ने उसको मना कर दिया, लेकिन फिर डिगो गार्सिया यूज करने के लिए दी थी। उससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी अरेबियन सी में है, और डिगो गार्सिया से करीब 4,000 कुछ किलोमीटर ईरान की दूरी पड़ जाती है। दूसरी तरफ कल ग्लस्टरशायर में जो यूएस एयरफोर्स करेक्शन जो यूके एयरफोर्स का एक बेस है, वहां अमेरिकन प्लेन्स लैंड हुए हैं, यानी वो आगे बढ़ने का अपना डिस्टेंस शॉर्ट कर रहे हैं। B-1 बॉम्बर्स वहां आए हैं। तो ये बड़े मिली जुली प्रतिक्रिया सभी देश दे रहे हैं। हाँ, स्पेन ने बिल्कुल साफ किया वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फ्रांस ने बोला, इटली एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन कर रहा है, क्योंकि उनको पता है साइप्रस के बाद अगर आगे कुछ अगर मिसाइल ने रेंज ले ली तो वो वहां तक भी आ सकती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से हर रोज लोगों के साथ रोकना चाहते हैं कर्नल शर्मा जी, क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।